ऋषि का गला प्यास से सूखा जा रहा था। अब ये उसकी भूल थी या मूर्खता? आमतौर पर वो अपने बिस्तर के पास पानी का जग रखकर सोता था। उसको प्यास बीच में लगती थी, लेकिन आज जब वो उठता है तो उसको डर लग रहा था नीचे जाने को। अंधेरे से वो डरता है, इसलिए अब उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उसकी पत्नी नैना, जो उसके पास ही लेटी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अपनी बगल में जाता है, नैना को वहां पर ना पाकर वो पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद वो वॉशरूम गई होगी। अब हिम्मत करके वो लाइट्स जलाता है और नीचे जाना शुरू कर देता है। जब वो नीचे जाता है किचन में, वो देखता है कि वहां पर नैना खड़ी हुई है और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। हाथ में उसके पानी का गिलास था और कुछ समय बाद वो पानी पीती है और ये भी एक गिलास पानी पीते हैं और नैना को कहते हैं कि चलो साथ में चले। लेकिन नैना का कोई भी रिस्पॉन्स ना देखकर ये सोचते हैं कि शायद कोई उसको किचन में काम पड़ गया होगा, तो ये कहते हैं कि चलो तुम जल्दी आ जाना। अब जब ये ऊपर जाते हैं अपने बेडरूम में, वहां पर नैना को देखकर ये दंग के दंग रह जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड पहले इन्होंने अपनी पत्नी को किचन में देखा था और उसी रास्ते से ये ऊपर आए थे जहां से इनकी पत्नी को आना चाहिए। तो फिर इतनी जल्दी बिना इनकी आंखों में आए इनकी पत्नी इनसे पहले बेडरूम में कैसे आ गई? ये डर जाते हैं, लेकिन ये अपना वहम समझकर सो जाते हैं। लेकिन शायद अगर ये उस दिन सब कुछ जान लेते तो इनके लिए बेहतर होता, क्योंकि इसके बाद उन सिलसिलेवार कड़ियों का प्रारंभ होता है, उन खौफनाक किस्सों का, उन खौफनाक यादों का, और एक ऐसा खौफनाक इतिहास जो जुड़ा था सीधे तौर पर नैना से। क्या था वो खौफनाक इतिहास और क्या सिलसिलेवार शुरुआत हुई हादसों की? जानते हैं आज के किस्से में। और इससे पहले कि इस किस्से की शुरुआत करें, आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को अगर आप नया चैनल पर, और लाइक और हाइप करना मत भूलिएगा। बाद में कमेंट्स में भी अपने विचार जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको आज का किस्सा। जैसा कि आपको इसकी पटकथा का पता लग चुका है, ऋषि एक ऐसा लड़का जो एक तरह की बीमारी से भी कह सकते हैं पीड़ित। उसको काफ़ी डर लगता था, खासतौर पर अंधेरे से। बचपन में उसको बुली किया जाता उसकी इसी बीमारी या इसी प्रॉब्लम या डिसऑर्डर की वजह से, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि उसके कजन्स के द्वारा भी। अब उसकी वजह से उसका जो बचपन है वो काफ़ी आइसोलेशन में बीता। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में आती है नैना। नैना उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देती है। उसके खालीपन, उसके सुनेपन को वो खुशियों से या अपने साथ से भर देती है, अपने साथ से परिपूर्ण कर देती है। साथ के साथ ही अब वो उसके डर को भी काफ़ी हद तक कम कर चुकी थी। जो डर उसको अकेले में लगता था, जो डर उसको अंधेरों में लगता था, जब भी ये डर इसको सताता ऋषि को, तो हमेशा नैना उसके पास होती, उसका हाथ थामती और उसको हमेशा तसल्ली देती, उसको हौसला देती। यही हौसले की वजह से अब उसका जो डर था धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब जो डर या जिस डर का सामना ऋषि ने करना था, उसका कोई भी सहारा नहीं था उसके पास, क्योंकि वो डर खुद ब खुद चलकर उसके पास आ चुका था। और यूं कहें कि ताउम्र उस डर के साथ ही ऋषि को अब रहना पड़ना था। वो डर कोई और नहीं बल्कि खुद नैना ही थी। इनकी दोनों की शादी होती है। ऋषि को तो यकीन ही नहीं था कि उस जैसे लड़के को भी कोई लड़की पसंद कर सकती है, लेकिन नैना वो लड़की थी। उसने ऋषि के अंदर कमियों को नहीं बल्कि उसकी खूबियों को देखा। सच्चे दिल से उसको प्यार करती थी वो, और इसी का नतीजा था कि दोनों ने शादी की। अब ये दोनों दिल्ली की एक पोस्ट कॉलोनी में रह रहे थे और अच्छी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। जैसे जैसे ऋषि अपने करियर में एक्सेल कर रहा था, नैना भी वैसे तो होम मेकर थी, लेकिन उसका भरपूर साथ था ऋषि को। टिपिकल वाइफ की तरह, जैसे उसने कभी टोका टकाई नहीं की और ऋषि को हमेशा उसके काम में मदद की। लेकिन फिर आती है वो रात जिस दिन ऋषि का सामना होता है अपनी पत्नी के दूसरे रूप से। जैसा कि मैंने आपको इस किस्से के शुरू में बताया, वो पानी लेने जाता है। मैं जल्दी कट करके बताऊंगा ताकि हम उस पर ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। और उसके बाद अपनी पत्नी को वो पाता है किचन में, जो कि एक आम बात हो सकती है, क्योंकि उसको तो जब उसको बगल में नहीं देखता तो उसको तो यही लगता है कि उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं है, वो मे भी वॉशरूम में या किचन में हो सकती है। लेकिन उससे पहले जब वो
अपनी पत्नी को बेडरूम में लेटा हुआ पाता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन अपनी पत्नी से कोई बात न करते हुए सो जाता है कि शायद मेरा ही वहम होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नहीं, ये वहम नहीं था। सच में उस रात उसके घर में एक नहीं बल्कि दो दो नैना थी, यानी उसकी पत्नी की हूबहू, या यूं कहें उसकी पत्नी का छलावा। अब अगली सुबह ऋषि सोचता है कि क्या मैं इसके बारे में नैना से बात करूं, लेकिन अगर मैं उससे बात करता हूं तो कहीं वो मुझे जज ना करने लग पड़े कि पहले तो रात को अंधेरों में डर लगता था, अब क्या इस तरीके का हेलुसिनेशन भी होने लग पड़ा। इसी डर की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग से यह बात निकलने भी लग पड़ती है। फिर एक दिन ये कुछ इन्होंने आउट ऑफ द सिटी जाने का प्रोग्राम बनाया था और नैना जो है वो तैयार होने लग पड़ी। और तैयार होते होते वो कहती है कि उसको मार्केट में कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना है, तो वो ऐसे करती है कि कुछ ही समय में वो लौट कर आती है। तब तक वो ऋषि के लिए चाय बनाती है और उसके बाद वो चल पड़ती है। लेकिन अभी तक ऋषि ने चाय पूरी तरीके से ख़त्म की ही नहीं थी कि नैना लौट आती है। जब ऋषि नैना को इतनी जल्दी लौटते हुए देखता है वो काफी हैरान होता है। हालांकि उसके दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं आती कि ये नैना है ही नहीं। वो नैना को देखकर कहता है, कुछ भूल गई क्या? लेकिन नैना वैसे ही बिल्कुल स्माइल पास कर रही थी जैसे उस रात किचन में उसने ऋषि को देखकर स्माइल पास की थी। फिर वो किचन की तरफ चली जाती है। अब ऋषि को लगता है कि शायद उसका किचन में कुछ काम बचा होगा, इसलिए वो नैना को जल्दी करने के लिए नहीं कहता कि हमने निकलना है, तो वो वेट करता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब नैना अपने हाथों में थैलों को लेकर बाहर से लौट रही होती है तो उसको देखकर ऋषि घबरा जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो नैना को किचन में होना चाहिए। अब ऋषि के साथ ये दूसरा इंसिडेंट हो चुका था और ऋषि पूरे तरीके से घबरा चुका था। उसको सूझ नहीं रही थी कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन अब वो अपने दिल की बात नैना से कर ही देता है और कह ही देता है कि नैना तुम्हें कुछ तुमसे बात करनी है। नैना अब कहती है, हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तो ये कहता है कि तुम मार्केट में कितना टाइम तुम्हें लगा? अरे मैं आपको बोलकर तो गई थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, बस तब से अभी आई हूँ। तो तुम उसी वक्त नहीं आ गई थी वापस? नहीं, मैं तो नहीं आई थी उसी वक्त, पक्का किचन में नहीं गई थी। अरे बाबा, मैं कह तो रही हूँ कि जब मैंने बात की कि मैं मार्केट होकर आऊंगी, उसके बाद मैं सीधा मार्केट गई, सामान खरीदा और अब मैं वापस आ गई हूँ। क्या बात हुई? कुछ दिक्कत है? कुछ कंफ्यूजन है? अरे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ करो। चलो ऐसा करते हैं, रास्ते में करते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है, ड्राइव करते करते बात करते हैं। हाँ ठीक है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। 1-1.5 घंटा दिल्ली की ट्रैफिक से जूझते हुए फिर ये दिल्ली से बाहर की तरफ निकलने लग पड़ते हैं। अब इनकी गाड़ी हाईवे पर थी और अब ये जो गाने बज रहे थे उनको बंद करते हैं और अब बात करना शुरू करते हैं जो ऋषि के साथ हुआ। अब ऋषि ने दोनों कड़ियों को साथ में जोड़ा। उसने उस रात की बात भी की जिस दिन उसने पानी पीती देखा अपनी ही पत्नी नैना को, और उसके बाद कुछ ही समय बाद अपने से भी पहले उसको अपने बेडरूम में पाया। और दूसरा आज का इंसिडेंट जिसमें उसने अपनी पत्नी को मार्केट जाते देखा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो हूबहू उसी कपड़ों में, वही चाल ढाल, वही कद काट बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है और देखते ही देखते किचन में चली जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी मार्केट से शॉपिंग करके भी आ रही होती है। अब ऋषि इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा था और कहीं ना कहीं अपनी पत्नी नैना की आंखों में भी वो किसी तरीके का डर तो पाता है। लेकिन अब नैना बात को पलटते हुए कहती है कि अरे नहीं ऋषि, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा वहम होगा। मुझे भी लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन वहम एक बार हो सकता है, हूबहू दूसरी बार इतना भी मैं बेवकूफ़ नहीं हूं नैना। नैना कहती है, मैं आपकी बात समझती हूँ ऋषि, लेकिन फिर भी आप इस बात को समझिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है? वही तो मैं कहूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। खैर, इसके बाद ऋषि को कोई फ़ोन आ जाता है। ऋषि तकरीबन आधा घंटा उस फ़ोन में व्यस्त रहता है और उसके बाद फिर ये अपना सफ़र जारी रखते हैं और इस बात के बारे में डिस्कस नहीं करते। कुछ महीने बीतते हैं, बिल्कुल कुछ एक्टिविटी नहीं होती, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। नैना प्रोग्राम बनाती है कि वो कुछ दिन अपने माता पिता के पास जाएगी। उनके एक्चुअली मदर की तबीयत खराब थी। ये शादी के इतने समय बाद
पहला मौका था जब नैना ऋषि से जुदा हो रही थी कुछ दिनों के लिए। यानी कि पहले लेट्स से कि अगर वो ऋषि को किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ रहा है, फिर नौबत आती थी, लेकिन नैना हमेशा ऋषि के साथ ही होती थी। इसके अलावा वो अपने घर भी जाती तो ऋषि साथ में जाता और ये वापस आ जाते। ये पहला मौका था कि नैना को जाना पड़ा, इमरजेंसी आ गई और वो अपने घर चली जाती है अपनी माँ के पास, और प्रोग्राम बनता है कि कुछ दिन वहां पर रहेगी, उनकी तसल्ली करके आएगी कि सेहत ठीक हो रही है। अब ऋषि अपने ऑफिस में था। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जब तीसरे दिन ऋषि अपने घर का दरवाजा खोलता है, घर में एंटर करता है और किचन में सबसे पहले पानी पीने जाता है और देखता है कि कोई खड़ी हुई थी उसकी तरफ पीठ करके। उसकी चाल ढाल कद काठ से वो नैना ही जान पड़ रही थी। तो ऋषि सबसे पहले कहता है, नैना तुम आ गई वापिस, इतनी जल्दी, मुझे बताया भी नहीं। अब नैना बिल्कुल हूबहू उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। और इन द मीन टाइम फोन आ जाता है ऋषि को। ऋषि अपनी जेब से अपना फोन बाहर निकालता है और जैसे ही वो फोन की स्क्रीन पर नाम पड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नाम था नैना, उसकी पत्नी। वो तो उसके सामने खड़ी हुई थी। ऋषि कांपते हुए हाथों से फोन की स्लाइड को ऊपर करता है, फोन कानों में लगाता है। आप ठीक है ऋषि? नैना तुम यहां पर? मतलब मैं समझी नहीं। तुम तो मेरे सामने खड़ी हो। क्या मैं तुम्हारे सामने? अरे 1 मिनट में आप उससे अपनी नजरों को हटाइए। अब ऋषि आव देखता ना ताव देखता है। जिस तरीके से नैना उसको कमांड करती है वो उसी तरीके से करता है। वो जैसे ही नजरें फेरता है, लेकिन नजरें फेरते फेरते उसको एक चीज का आभास होता है कि नैना जो उसके सामने खड़ी थी उसको इतने गुस्से से देख रही थी जैसे खा ही जाना हो। और जैसे ही वो नजरें दूसरी तरफ करता है, एक गिलास टूटने की आवाज आती है जो फर्श पर पड़ा हुआ था। और कुछ समय पहले जो उसके सामने उसकी पत्नी लग रही थी, वहां पर कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक टूटा हुआ गिलास, बिखरा हुआ कांच, और खड़ा था ऋषि। हाथ उसके कंपकपाए जा रहे थे, कलेजा मुंह को आ रहा था। और नैना कहती है कि मैं अभी आ रही हूं। ऋषि के पास ये बोलने की भी हिम्मत नहीं थी कि तुम रहने दो, रुको ना हो। बस वो गिर पड़ता है। ऋषि के घर से उसके इन लॉज का घर का रास्ता कुछ 1 घंटे की दूरी पर था। जितनी जल्दी हो सकती है नैना आती है, और जब वो आती है तो वो पाती है कि ऋषि किचन में ही बैठा हुआ है तब का। उसकी पलकें नहीं झपक रही, मानो वो कोई सदमे में है, किसी शौक में है। लेकिन उसके बाद जो उसको लगने वाला था शौक, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि अब वक्त आ चुका था सच का सामना करने का। कुछ समय तक नैना ऋषि को संभालती है, दिलासा देती है, पैम्पर करती है। फिर कुछ समय बाद जब ऋषि अपनी सेंसेस में आना शुरू करता है, फिर अब वो सच्चाई बताती है, एक ऐसी सच्चाई जो उसने ऋषि के साथ शेयर नहीं की थी। वो बताती है एक दूसरी नैना के बारे में। वो कहती है कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच है, लेकिन आप प्लीज इस पर विश्वास रखिएगा, और मैं हूं ना, मेरे होते हुए डरने की जरूरत है नहीं। नैना कहना शुरू करती है कि वो मेरे साथ बचपन से है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों है, वो क्या चाहती है, लेकिन वो मेरे साथ बचपन से है। ऋषि पूछता है, कौन है बचपन से तुम्हारे साथ? वही जिसको आपने देखा। मैं अब उसको नाम क्या दूं नैना? तुम्हारी हमशक्ल या क्या कहूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए आप उसे मेरी हमशक्ल ही मानिए। बचपन में कई बार मेरे कजन्स मुझे 2 जगहों पर एक ही समय में पाते थे। धीरे धीरे एहसास होने लग पड़ा कि मैं अकेली नहीं हूं। हालांकि मुझे कभी खुद उस चीज का एहसास नहीं हुआ। तो क्या कभी तुम्हारे माता पिता या कजन्स ने तुम्हें दोनों को एक साथ देखा? नहीं। वैसे तो उसने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया तब तक जब तक हम दोनों को
किसी ने एक साथ नहीं देखा। आज जैसे ही आपसे फोन पर बात हुई और आपने कहा तुम तो सामने खड़ी हुई, ये दूसरा मौका था जब ऐसा हुआ कि एक ही समय में मैं भी हूं, चाहे ही फोन पर, और वो भी है। इससे पहले एक ऐसा मौका आया था और तब हुआ था नुकसान। अब जब ये बात सुनते हैं ऋषि तो वो पूछते हैं कि वो मौका कब आया था। मैं 12 साल की थी ऋषि। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त, वो मेरे रूम में बैठकर स्टडी कर रही थी। मैं उसको कह रही थी कि मैं चाय बनाकर लाती हूँ, और मैं चाय बनाने किचन में चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं चाय बनाकर किचन से वापस लौट रही थी तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है अपने कमरे में, किसी के बोलने की, जो कि यूजुअल होती। लेकिन आवाज़ एक नहीं थी, आवाज़ें थी, यानी दो आवाज़ें थी। अब एक आवाज़ तो मेरी सहेली की थी, लेकिन दूसरी आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी, जैसे मैं ही उससे बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो किचन से चाय बनाकर वापस आ रही थी। अब मैं धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ती हूँ। दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। जैसे ही मैं कमरे में जाकर देखती हूँ, मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मेरी सहेली पूजा किसी और से नहीं बल्कि मुझसे ही बात कर रही थी, और इन दोनों को बात करते हुए मैं सामने देख रही थी। ऋषि का तो मानो जैसे दिमाग ही चकरा जाता है। क्या वो कोई फिल्म की कहानी सुन रहा था, नोवेल पढ़ रहा था, या फिर जो नैना उसको बता रही थी वही सच्चाई थी, वही सत्य था? नैना के लिए वही सत्य था। अब नैना कहती है कि जैसे ही वो लड़की, दूसरी नैना, मेरी हमशक्ल मुझे देखती है, वो मुझे देखते ही उसके बाद सीधा देखती है मेरी सहेली पूजा को बड़े ही गुस्से से, और पूजा की एक जोरदार चीख, और उसके बाद पूजा बेहोश हो जाती है। ऋषि कहता है कि पूजा को होश तो आ गया ना? हाँ, पूजा को होश आ जाता है। लेकिन तुमने बात की नुकसान की। हाँ, नुकसान तो, पूजा तो होश में आ गई थी, वो होश में तो आ गई थी, लेकिन वो उसके बाद देख नहीं पाई। मैं समझा नहीं, अंधी होगी वो क्या? हाँ, पूजा उसके बाद बिल्कुल ब्लाइंड हो गई। अमीर घर की लड़की थी, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया, क्योंकि जन्म से तो वो ब्लाइंड नहीं थी, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। क्या पूजा आज भी तुम्हारे कांटेक्ट में है? अरे, जिस लड़की ने मेरी वजह से अपनी आंखें खो दी, मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। तो तुमने मुझे मिलाया क्यों नहीं? अरे, वो यहाँ पर नहीं रहती, वो अब मुंबई शिफ्ट हो गई है। शादी में भी इसलिए नहीं आ सकी, मैंने इनविटेशन दिया था। अब डिसेबिलिटी है तो आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से ट्रैवल भी नहीं हो सकता, और उस हिसाब से हम मिल भी नहीं सकते। तो फिर तुमने इसीलिए मुझे कहा कि मैं भी नज़रें अपनी हटा लूं, क्योंकि तुम्हें डर था कि ये दूसरा मौका था, चाहे आमने सामने, लेकिन जो सामने खड़ी थी उसको पता लग चुका था कि मुझे पता लग गया है कि वो असल में नैना नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि जल्दी से नज़रें हटाओ, और मुझे खुशी है कि आपने कोई किंतु परंतु नहीं किया। आपने उसी वक्त नज़रें हटा ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि नज़रें तो उस समय हटा ली, लेकिन अब जो कार्ड हो गया था उसका क्या? ऋषि बड़ी मुश्किल से अपने डर को खत्म कर पाया था, लेकिन अब क्या? अब वो कैसे ये पता करेगा कि जो उसके सामने खड़ी है वो नैना ही है असल में, या फिर उसकी हमशक्ल? हालांकि ये नैना कह चुकी थी कि वो उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया सिवाय पूजा के, वो भी तब जब उन दोनों को साथ में देखा गया। लेकिन अब नैना तो हर वक्त उसके साथ ही रहती है, और ऐसे कई मौके आएंगे जब नैना और उसकी हमशक्ल या उसका छलावा बिल्कुल सामने हुआ करेगा। फिर ऋषि क्या करेगा? ऋषि फिर भी चाहता है पूजा से मिलना, क्योंकि वो सोचता है कि पूजा ने इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगाया होगा। इसलिए नैना और ऋषि पूजा को मिलने जाते हैं मुंबई। जब पूजा से बात की जाती है तो पूजा कहती है कि मैंने इसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, अर्बन लेजेंड्स कि ऐसे हमशक्ल, कई लोग कहते हैं कि ये हमजाद होते हैं, कई लोग कहते हैं कि इनका छलावा होता है, लेकिन इन सब केसेस में वो किसी ना किसी को जानी नुकसान जरूर पहुंचाता है। मुझे भी हालांकि नुकसान पहुंचा, लेकिन तब जब दोनों को एक साथ देखा गया। इसके केस में
इन दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा गया सिवाय मेरे और अब आप बात कर रहे हो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो हमशक्ल या हमजाद या छलावा होता है वो हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए ही आता है। इसलिए मैं सिर्फ जो फैक्ट्स हैं इन चीज़ों को लेकर उसके बारे में पता कर पाई, ये नहीं पता कर पाई स्पेसिफिकली नैना के बारे में कि इसका केस क्या है। लेकिन अब खोज शुरू हो जाती है ऋषि की। ऋषि को एक नया उद्देश्य मिल जाता है अपने जीवन का। वो अपनी पत्नी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वो ऐसे जीवन व्यतीत भी नहीं कर सकता था कि उसके सामने ही उसकी पत्नी खड़ी है या नहीं, या उसकी हमशक्ल या छलावा है उसको पता ही ना हो। इसलिए अब वो धीरे धीरे खुद इतनी रिसर्च करता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं लगता। इस काम में नैना भी उसका पूरा साथ देती है। अब फिर धीरे धीरे इनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे एक इंसान के ये संपर्क में आते हैं और परतें खुलती हैं उस खौफनाक इतिहास की, उस अंधकारमय इतिहास की, जो न जाने कितने सदियों से नैना के साथ चला आ रहा था। अब होता क्या है, ये जो महंत थे ये काफी पहुंची हुई हस्ती थे। जब नैना और ऋषि इनको पहली बार मिले तो वो पहली बार में ही भांप गए थे कि नैना कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, जरूर एक इतिहास की छाप है जो उसके साथ कई सदियों से चली आ रही है। अब जब धीरे धीरे उन्होंने उन महात्मा के साथ समय व्यतीत करना शुरू किया, पहले दिन महात्मा ने सब कुछ नहीं बता दिया, लेकिन जब एक अच्छा तालमेल हुआ और जब ऋषि के सवाल पूरे तरीके से उन महात्मा जी के पास आए और फिर एक दिन महात्मा जी ने सच्चाई बताई जो उनको ध्यान में उनके पता लगी, या फिर आजकल जिसको जो पास्ट लाइफ के रिवलेशंस या फिर पास्ट लाइफ के रिग्रेट्स वगैरह काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स मॉडर्न वर्ड में ये कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने की साधना, और साधना में उनको जो पता लगा फिर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आज से तकरीबन तकरीबन 200 साल पहले से ये किस्सा शुरू हुआ है। आज से नहीं, 200 साल पहले से दो जुड़वा बहनें थी। मान लो उनका नाम नैना ही था। नैना और उसकी बड़ी बहन, या बिल्कुल जुड़वा में भी कुछ सेकंड्स का फर्क तो होता ही है, तो आप बिल्कुल मान लो कि दो बहनें थी, नैना 1 और नैना 2। अब होता क्या है कि जो नैना थी, मेन कह सकते हैं, या फिर हम सुनैना उसका नाम डालते हैं, नैना और सुनैना। सुनैना की शादी हो जाती है एक ऐसे लड़के से जिसको कहीं ना कहीं नैना पसंद कर चुकी थी। अब सुनैना और नैना में उनकी जो बनावट है, जो उनका शक्ल है, सूरत है, उसमें तो कोई तरीके का किसी तरीके का कोई फर्क नहीं था, लेकिन दोनों की सोच में काफी फर्क था। सुनैना जहाँ काफी धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी, काफी कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल लड़की थी, दूसरी ओर जो नैना थी वो उस तरीके की नहीं थी। उसके स्वभाव में जेलसी थी, खास तौर पर वो सुनैना से जेलसी करती थी। हालांकि उनके माता पिता जो सभ्य थे, संपन्न थे आर्थिक रूप से, उन्होंने किसी भी तरीके की दोनों को कोई भी कमी नहीं आनी दी और कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया। लेकिन फिर भी नैना के मन में ये बात हमेशा फलती फूलती रहती थी, और ये फलती फूलती हुई बात जड़ तब कर गई जब सुनैना की शादी पहले हुई। हालांकि दोनों की उम्र तो एक जैसी थी, और उस लड़के से हुई जिसको नैना कहीं ना कहीं अपने मन में पसंद कर चुकी थी। लेकिन अब इसके बारे में उसके घर वालों को तो पता नहीं था। अब नैना धीरे धीरे सुनैना की हूबहू शक्ल का फायदा उठाना शुरू करती है और अपने प्रेमी यानी अपने जीजा जी को ही वो मौका पाकर उनसे संबंध बनाने शुरू कर देती है। और जब एक समय ऐसा आता है कि नैना को ये महसूस होता है कि वो उस शख्स के बिना रह नहीं सकती, और उसके जीवन में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो कौन है? उसकी बहन सुनैना। वो अपनी बहन को मार देती है, और इस तरीके से साबित किया जाता है कि मौत सुनैना की नहीं हुई, मौत हुई है नैना की। और उसके बाद नैना को ये लगता है कि यह किस्सा समाप्त हो गया, लेकिन ये एक श्राप था शायद मरती हुई सुनैना का, जो नैना के गले पड़ा। इसके बाद जब भी नैना ने इन 200 सालों में
किसी भी लड़की के रूप में जन्म लिया, सुनैना का प्रेत, उसका छलावा उसके साथ ही जन्मा, उसके साथ ही रहा। और जब उसका निधन हुआ, यानी कि नैना के रूप का, उसके लड़की के रूप का जब भी उसने जन्म लिया, उसकी आत्मा के साथ भी वही रहा। आज भी ये नैना जो है, उसी नैना की एक, उसका पुनर्जन्म नहीं कह सकते, उसका एक पीढ़ी पीढ़ी भी नहीं कह सकते, बस एक उसकी जोत चल रही है, एक जो आत्मा उसकी सफर कर रही है, और वो नैना के शरीर में आई है। और जो वो नैना उसको नजर आती है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन, जिसको उसने अपने हाथों से मारकर अपनी मौत को साबित किया, वो उसके साथ रहती है। हालांकि परेशान नहीं करती, क्योंकि समय के साथ साथ, जिसे कहते हैं ना कि बदले की भावना भी कम पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी असर तो है। और जब भी इन दोनों को साथ में देखा जाता है, देखने वाले के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर घट जाती है। अब इस बात का जो निष्कर्ष है, वो इसके बारे में बात जब की गई, तो बस वही जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थी, फिर सुनैना की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया, सारे उपाय करने की कोशिश की गई, और ऋषि और नैना आज दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक बच्चा भी है। उसके बाद हालांकि कभी उसको नैना यानी कि सुनैना नजर तो नहीं आई, लेकिन डर एक घर कर चुका है। एक डर ऋषि के मन में है कि कहीं ना कहीं जब हम एक साथ होते हैं, तो हम दो ही नहीं बल्कि कोई और भी होती है, सुनैना की आत्मा। और एक डर नैना के मन, या एक कह सकते हैं पछतावा, कि किसी जन्म में उसने अपनी ही बहन का कत्ल करके अपने ही जीजा के साथ बिना शादी के रही, और इतना बड़ा पाप उसने अपने सर पर लिया, और उसका खामियाजा उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले उसने कितने जन्म लिए इसका तो पता नहीं, लेकिन जितने भी जन्म उसने एक फीमेल के रूप में लिए, उसकी बहन उसको परेशान करती रही। यह सिलसिला थम चुका है, थम जाएगा या नहीं थमा है, इसके बारे में नैना को तो नहीं पता, लेकिन एक पछतावा जरूर है, और वो पछतावा उसके मन में घर कर चुका है। दोनों जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन एक डर और एक पछतावे के साथ। ये था किस्सा नैना का, ऋषि का, सुनैना का, या फिर यूं कहें कि नैना के छलावे का, या उसके हमजात का। उम्मीद करता हूं कि किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और इससे पहले अब हम बढ़ें दूसरे किस्से की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार यानी कल हम लाइव करेंगे, और लाइव का टाइम 10 बजे के आसपास का होगा। और उसका जो किस्सा है, मैंने जैसे कहा था कि एक ऐसी झील जो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसकी तलहटी में छुपे हैं ऐसे गहरे, खौफनाक, खूनी राज, जिसके बारे में वो लड़का बिल्कुल नहीं जानता था। वही लड़का जो कुछ समय सुकून के बिताने अपने रिश्तेदार के घर आया था, और उसका सामना होता है उन गहरे राजों से। क्या राज था उस झील का, ये जानने को आपको मिलेगा कल के लाइव में। तो स्टे कनेक्टेड, कल हम लाइव करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि कल दिन के समय में भी मैं एक एपिसोड को अपलोड कर दूं, ताकि जो ये हमारा रोज का सिलसिला एपिसोड का है वो टूटे ना। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगले किस्से की अगर हम बात करें तो ये किस्सा है विक्रांत का। विक्रांत कहते हैं कि ये एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एक दाखिला लेते हैं, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, और एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब ये कहते हैं कि वहाँ का जो हॉस्टल का स्टेटस था वो कैसा था कि ओवर क्राउडेड था, यानी कि पहले ही वो उसके जो रूम्स है वो फिल हो चुके थे, और इनके साथ ही कुछ 15-20 लड़के ऐसे थे जिनकी मंशा ये थी कि हॉस्टल में इनको रूम मिल जाता, ताकि एक तो यूनिवर्सिटी भी इनको बिल्कुल पास ही पड़नी थी, यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर ही वो हॉस्टल था। दूसरा, पढ़ने में भाई आसानी इनको होनी थी, ग्रुप स्टडीज़ में भी, लेकिन अब इनको मजबूरी में पीजी लेना पड़ता है, जो इनकी यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर थे। दूसरी बात, ये अपनी यूनिवर्सिटी में एक चीज़ नोट करते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट ऐसा था जो बिल्कुल अबेंडेंट पड़ा हुआ था। बाकी सारी यूनिवर्सिटी जो थी वो बिल्कुल चकाचौंध हुई थी, सिवाय एक ब्लॉक कर छोड़कर, जो ब्लॉक इनके जो हॉस्टल था, इनका नहीं था वैसे, बेसिकली एक जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के बिल्कुल साइड पर था, जहाँ एक और
वो हॉस्टल समेत सारी बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सिटी चकाचौंध हुई थी। और वो हॉस्टल ऐसा था, वो डिपार्टमेंट कह सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था जहाँ पर बिल्कुल जैसे खंडर नुमा होने वाली हालत में था। अब इसका कारण क्या था? जितने मुंह उतनी बातें। जिससे पूछते, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सारे यही बात करते हैं कि ये तो हॉन्टेड है, यहाँ पर कुछ हो नहीं सका, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इनको भी ये बातें कुछ सच लगती, कुछ झूठ लगती, लेकिन एक अजीब से तरीके का संशय जरूर उनके मन में आ चुका था। वो भी उस बिल्डिंग को इग्नोर करते, लेकिन वो उस हॉस्टल को इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब ये क्या करते थे कि ये अपने जो कुछ दोस्तों समेत रात के समय में इलीगली हॉस्टल में रुकना शुरू हो गए। खासतौर पर जब एग्जाम्स पास आने लग पड़े थे तब, क्योंकि इनको ग्रुप स्टडीज का होता था और पीजी में, जैसा मैंने कहा, कि उस तरीके की इनको फैसिलिटीज नहीं महसूस होती थी। इसलिए ये ग्रुप्स, यानी कि जो 12-13 लड़कों का ग्रुप था, वो उसके साथ ये वहां पर हॉस्टल में रात को इलीगली रुकने लग पड़े। अब जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जा रहे थे और इनको कुछ दिन रात को हॉस्टल में रुकते हो जाते थे, तो ये इनका डर थोड़ा सा कम होने लग पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस हॉस्टल के स्टाफ को या यूनिवर्सिटी के स्टाफ को ये बातों के बारे में पता नहीं लग रहा था। किसी ने बता दिया होगा। उस रात काफ़ी बारिश पड़ी थी। फिर बारिश थमती है, हर जगह पानी ही पानी था। लेकिन फिर उसके बाद पड़ता है छापा। हॉस्टल का स्टाफ छापा डालता है और जब पता लगता है इसके बारे में, ये सभी जो लड़के थे, तब उनकी तादाद तकरीबन 20-25 हो चुकी थी, ये जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं, क्योंकि इनको पता था कि अगर पकड़े गए तो कम से कम सस्पेंशन तो पक्की है और एग्ज़ाम तो आए खड़े। अगले कपल ऑफ डेज में तो एग्ज़ाम्स थे। अब इनके पास ये बस जल्दी से भागते हैं और अभी ये कुछ देखते हैं कि ये पीछे छूट जाते हैं और सामने लोगों की धरपकड़ शुरू हो चुकी थी। अब ये सोचते हैं कि भाई ये तो जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर तो ये पक्का पकड़े जाएंगे। अभी इनके पास बचने का रास्ता था, लेकिन वो स्टाफ इस तरह भी आएगा। अब ये कहाँ जाते? तो इनके दिमाग में आता है वही डिपार्टमेंट। अब ये अपने दो दोस्तों को कहते हैं कि भाई, विक्रांत कहते हैं कि देखो वो जो डिपार्टमेंट वहाँ पे भागते हैं। अरे यार तुझे पता, अरे क्या है यार, बचने के लिए हम 3 जने हैं, चलते हैं ना। अब जैसा मैंने कहा कि बारिश काफ़ी हुई थी, तो जब ये चल रहे थे तो पानी की आवाज़ नेचुरली बात आनी थी। फिर भी जैसे तैसे करके डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। अब जब ये तीनों जाने डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, दीवार के पीछे छुप जाते हैं, तो 2 चीज़ों को नोटिस करते हैं। पहली चीज़ को ये नोटिस करते हैं कि जो ये डिपार्टमेंट बाहर से जितना अबेंडन लग रहा था, अंदर से ठीक ठाक लग रहा था। और यहाँ पर एक चादर भी बिछी हुई थी, जो शायद इस बात का इशारा कर रही थी कि कोई ना कोई मौज मस्ती करने तो यहाँ पर आता है, स्मोकिंग वगैरह करने या कुछ करने यहाँ पर आता है, इसलिए तो चादर बिछी है, पत्ता पुत्ते खेलते होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि ये तीनों जाने आ भी जाते हैं और उसके बाद फिर भी पीछे से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे पानी में कोई चल रहा है। इनको शुरू शुरू में लगता है कि कोई इनको फॉलो करते आ गया होगा। अब स्टाफ है तो गए, लेकिन अगर स्टूडेंट है तो वो भी हमारे साथ बच जाएगा। लेकिन कुछ समय तक ये देखते हैं, कोई भी नहीं था। फिर ये सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई आया हो, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत को देख के डर के भाग गया हो और पकड़े जाना ही उसने सही समझा हो। अब क्या होता है कि 10-15 मिनट बीतते हैं और बारिश तेज होनी शुरू हो जाती है। इतनी तेज होनी शुरू हो जाती है कि जो सामने वाला दृश्य था जहां पर धरपकड़ हो रही थी, वो धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है और वहां पर भीड़ भी कम होनी शुरू हो जाती है। और इस तरफ यहाँ पर जो इनका एक दोस्त था, ये तो हो गया विक्रांत, इनका दोस्त था राहुल, उसको काफी तेज बाथरूम आता है और वो कहता है कि भाई मुझे तो बाथरूम करना है। वो कहता है रुक भाई, कहता है भाई ये खाली अबैंडन जगह करने दे। तो कुछ देर तक कहते कर ले भाई। और इतने में ये क्या करते हैं, विक्रांत और इनका जो तीसरा दोस्त है ऋषभ, ये दोनों अपनी इधर उधर देखना शुरू करते हैं और उनको एक, ये जो हिस्सा था ना यूनिवर्सिटी के बिल्कुल लास्ट पॉइंट वाला हिस्सा था, वहां पर उनको एक ऐसी दीवार नजर आती है जहां पर कुछ, यानी कि उसको फांदा जा सकता था। अब बारिश भी तेज हो चुकी थी, इस तेज बारिश में उस तरफ कोई देखने वाला था भी नहीं। ये बड़े खुश होते हैं कि भाई भागने का हमें रास्ता मिल गया। तो ये ना कहते हैं उसको, राहुल को, अरे भाई ये कहाँ पर गया, इतनी देर हो गई बाथरूम किए जा रहा। तो ये ना जाते हैं और देखते हैं कि राहुल बिल्कुल वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ। अब ये उसके कंधे पर हाथ लगाते हैं, अरे भाई क्या सोच रहा है, कौन सी चिंता में है। तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो यारी दोस्ती में एक रापटा मारते हैं गर्दन पे, एकदम से राहुल हिलता है, क्या 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 हुआ, अरे भाई रास्ता मिल गया, चल चले। अब जल्दी से राहुल भी उसी तरह भागता है जिस तरफ इसके दोनों दोस्त भागते हैं और ये पार कर जाते हैं उस जो डिपार्टमेंट को, दीवार को फांद जाते हैं और यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे तैसे करके ये भीगते हुए पीजी में पहुंचते हैं, लेकिन राहत की सांस लेते हैं कि भाई
हम तो बच गए कम से कम। अब अगले दिन पता लगता है कि भाई जो धरपकड़ हुई है वो उनका अब जो फैसला है एग्जाम्स के बाद ही होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में सस्पेंड करते हैं, एग्जाम्स नहीं दे पाते, फिर तो बिल्कुल ही ठप्पा लग जाएगा करियर पर। तो फिर यही डिसाइड होता है कि फिलहाल तो तुम्हें दो एग्जाम्स, उसके बाद हम फिर देखेंगे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। क्योंकि गुनाह भी इतना बड़ा नहीं था भाई, ग्रुप स्टडी करने ही आए थे, वो कौन सा मौज मस्ती करने आए थे हॉस्टल में। इसलिए अभी जो समय की नजाकत थी, और ये भी सोचते कि भाई हमने ज़्यादा रिस्क ले लिया उनसे। बट खैर, अब जो विक्रांत था और ऋषभ था, ये तो रहे दोनों ठीक, और ये दोनों रूममेट थे। वहीं जो दूसरा था राहुल था, उसका पीजी भी पास का पीजी था, और उसका अलग रूम था, मतलब जब पीजी अलग था। अब ना ये 2 दिन तो मिलते नहीं है। अब तीसरे दिन जब एग्जाम होते हैं तो पता लगता है कि भाई वो तो एग्जाम देने आया ही नहीं है राहुल। बड़ी हैरानी इनको होती है, और पता लगता है कि राहुल की तबीयत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। अब जब एग्जाम होने के बाद ये जाते हैं तो देखते हैं भाई इसकी हालत सच में खराब थी, और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। अब तकरीबन 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में रहता है, और इस बीच इसके दोस्त वगैरह टेक केयर करते रहते हैं। कभी कोई पेरेंट्स से बात की जाती है, और पेरेंट्स को तो फिर हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भाई इसको छुट्टी मिल जाएगी, अब ऐसे मत करो क्योंकि अब तो एग्जाम चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ठीक। खैर, अब क्या होता है कि ये जब ठीक होने लग पड़ता है तो 2-3 दिन बाद इसको छुट्टी मिल जाती है, और रात के समय में जो विक्रांत और ऋषभ थे इसको बीच में बिठाते हैं और बाइक पर चल पड़ते हैं उस पीजी के लिए। अब ये जो पीजी था ना, ये जो वो डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी का, जहाँ उसकी दीवार लगती थी, उसी के मतलब उसी रास्ते से होकर मतलब पीजी वहां पर पहुंचा जाता था। अब क्या होता है कि जो विक्रांत की बाइक थी, ये ठीक ठाक बाइक थी, मतलब नई बाइक थी, कोई पुरानी बाइक नहीं थी, कि अचानक वो बिल्कुल पास आके उस डिपार्टमेंट की दीवार के पास आके रुक जाती है जहां से उन्होंने दीवार फांदी थी। अब ये हैरान हो जाते हैं कि भाई पेट्रोल भी है बाइक में, सर्विस भी टाइमली हुई हुई है, तो ये कैसे हो गया कि भाई इसकी मतलब ये रुक गई। अब लाख सेल्फ मारते हैं, लाख किक मारते हैं, लेकिन बाइक तो स्टार्ट ही नहीं होती। और दूसरी ओर दोस्त हो चुका था बीमार। उसका हिसाब इस तरीके से हो रहा था कि जैसे कोई इंसान बिल्कुल ट्रांस में चला जाता है ना, कि उसको कोई खबर नहीं है कि पास में क्या हो रहा है, बस इनको देख कर ऐसे देख कर ना मुस्कुरा रहा है जैसे कोई पागल इंसान हो। अब विक्रांत हार के कहता है इसको, ऋषभ को, कि भाई एक काम कर, पास में ही है पीजी, तो इसको चल चल के तो लेके नहीं जा सकते, तो ऐसा कर ऑटो कर और इसको लेकर जा, मैं बाइक को जैसे तैसे मतलब लेकर आता हूँ, चला कर लेकर आता हूँ, मतलब है ना, घसीट कर कह सकते हैं, लेकर आता हूँ। अब ये ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। ये थोड़ी कदम तो आगे चलता है विक्रांत, और उसके बाद ना फिर ये एक बार ट्राई मारता है कि एक सेल्फ मारूंगा, पहली सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये बड़ा हैरान हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया, अभी तो बाइक की पूरा मैंने दम लगा दिया, बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी 1 सेकंड में स्टार्ट हो गई, और ये बैठता है और उनसे पहले पहुंच जाता है और उनका वेट कर रहा होता है। ये बड़े हैरान हो जाते हैं कि भाई क्या सीन है, ये क्या सिस्टम है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हमसे पहले तो पहुंच गया, तेरी तो बाइक खराब थी। वो कहता भाई तेरे सामने ही है, मैंने स्टार्ट की, स्टार्ट हो गई, आ गया। सो ये टाइम गुजर जाता है। अब क्या होता है कि इनका जो हॉस्टल होता है यूनिवर्सिटी का, बेसिकली वहां पर अलाउ होता था कि जो जैसे दोपहर का खाना वगैरह खा सकते थे। खैर, उससे पहले क्या होता है कि जब इसका चेकअप कराने के लिए लेकर जाते हैं, इसका जो राहुल था, इस बार जब डॉक्टर ना चेकअप करने के लिए उसको मुंह खोलने के लिए कहता है, तो बड़े ना जल्दी वो अपने मुंह पर बाहर रख लेता है, जैसे बहुत ही बदबू आती है। तो बड़े तंजिया अंदाज में कहता है कि भाई ब्रश नहीं करते। तो जो विक्रांत है कहता नहीं सर, हम तो सामने ही जब इसको लेकर आए हैं तो इसने हमारे सामने ब्रश किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहा बड़ी बदबू आ रही है। बट खैर, जब उसके टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट देखता है, ठीक है, पहले से अब एग्जाम वगैरह दे देगा, इसके बाद ये चले जाते हैं। उसके बाद ना अब ये मेस में खाना खाने जाते हैं। होता क्या है कि ये जैसे ही मेस में आते हैं, अब इनको हल्की हल्की बदबू तो आ रही थी राहुल से, लेकिन जैसे ही मेस में ये बैठते हैं टेबल पर, इनको भी बदबू तेज आनी शुरू हो जाती है, और साथ के साथ ही आसपास के लोगों को भी इतनी तेज बदबू आनी शुरू हो जाती है कि धीरे धीरे करके सारी मेस को खाली करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जो ये राहुल लड़का था, ये तो शुरू हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि ये खाए जा रहा था पागलों की तरह। अब भाई एक नॉर्मल इंसान लट से कि वो 4 चपातियां खाता है, मैक्सिमम 8 खा लेगा, 10 खा लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा खाएगा तो वो चीज़ अनयूजुअल हो जाएगी। यही बात समझ में नहीं आ रही थी इन दोनों को, और जो स्टाफ देख रहा था उनको भी कि भाई ये क्या लेकर आ गए हो, जो चीज़ मतलब छोड़ ही नहीं रहा कोई।
अब उनकी भी लिमिट थी भाई कि भी इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, और वो बिल्कुल पागलों की तरह खाया जा रहा था। वहां पर एक शख्स थे, उनको सारे पंडित जी बोलते थे। तो वो कुछ ना चीज़ को समझ आते हैं कि जो भी ये चीज़ हो रही है वो मुझे ठीक नहीं लग रही। अब ना ये उनके पास आते हैं और ये कहते हैं कि बेटा, बदबू तुम्हें महसूस नहीं हो रही? कह रहे हैं हमें हो तो रही है, लेकिन हमें इसका समझ भी नहीं लग रहा है ये कर क्या रहा है। वो बस खाया जा रहा था, उसको नहीं कोई परवाह थी कि आसपास कौन है। कहता है मुझे ना ये ठीक नहीं लग रहा, हॉस्पिटल लेकर गए हो? कहते हैं हाँ, सारा बताते हैं कि ऐसे ऐसे बीमार हुआ था। कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब ना ये कहते हैं कि ऐसा काम करो, तुम ना मेरे साथ चलो इसको लेकर। तो खाना जैसे तैसे इसको पकड़ते हैं और साथ में लेकर जाते हैं एक मंदिर में। अब जैसे ही मंदिर के दहलीज के पास वो आता है ना, वो तो भाई अंदर जाने से मना कर देता है, कहता अंदर नहीं जाऊंगी। अब ये कहते हैं कि अंदर नहीं जाऊंगी, कम जाऊंगी क्या होता है भाई, तू लड़का है। वो पंडित जी भांप जाते हैं कि जो मैं सोच रहा था चीज वही है, ये कुछ हो रही है। ये जल्दी से पंडित जी को बाहर लेकर आते हैं, और वो पंडित जी मतलब नॉर्मल पंडित जी नहीं थे, जैसे उतारा करने वाले भी होते हैं साथ में, वो थे। वो भी भाप जाते हैं कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ हो रहा है। और ये फिर शुरू करते हैं बात करने की, तू जो है मुझे बता कि तू उसका पीछा क्यों कर रही है। अब देखते ही देखते उसकी आवाज बदलनी शुरू हो जाती है राहुल की, और कहता है कि इसने इसने मेरी जगह को गंदा कर दिया। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसको साथ में लेके जाऊंगी, लेकिन पहले मैं इसको भी गंदा करूंगी। सभी इसका साथ छोड़ेंगे इस बदबू से, फिर उसके बाद इसको मैं ले जाऊंगी, इसने अच्छा नहीं किया। अब वो जो पंडित जी थे वो पूछते हैं कि भाई क्या कांड किया तुमने। फिर ये कहते हैं हाँ हमें ऐसा याद हुआ, ऐसा एक डिपार्टमेंट है हमारे वहाँ पर, कहीं उसको भूतिया कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हम बचने के लिए वहाँ पर गए थे और इसने वहाँ पर बाथरूम किया था। अब जो वो पंडित जी थे उसके बाद वो फिर काफ़ी देर तक उससे विचार विमर्श करते हैं कि इस बच्चे से गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों से वो थी, पता नहीं कितने कितने समय बीत चुका था उसको। और जैसे तैसे करके फिर जो राहुल है वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अब कहते हैं कि इसको मंदिर में ही रहने दो और तुम जाओ, क्योंकि इनका एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, उसका तो पहले ही 2 कैंसिल हो चुके थे एग्ज़ाम, तो अब तो उसका कोई बनता भी नहीं था, इसलिए ये चले जाते हैं। अब जब अगले दिन वो एग्ज़ाम दे के फ्री होते हैं और ये सोचते हैं कि जाते हैं उसको लेकर जाते हैं, और जब वो राहुल से मिलते हैं, और राहुल तो ऐसा था कि पिछले कुछ दिनों में जहाँ से उसने बाथरूम किया था वहाँ से लेकर जो कल तक हुआ उसको कुछ याद नहीं। और वो रिग्रेट कर रहा था कि भाई मेरे पेपर छूट के तुमने मुझे देने क्यों नहीं दिए, ये हुआ ऐसा हुआ। तो ये कहता है भाई तुझे कुछ याद नहीं। करता भाई मैं बाथरूम कर रहा था, बस मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, जो विक्रांत ने रखा था। कहता उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। खैर अब इतना बड़ा कुछ हो चुका था, मेडिकली रिपोर्ट्स तो थी कि इस चीज़ को साबित करने के लिए कि वो बीमार हुआ था, जो बाद में यूनिवर्सिटी में दिखाई जा सकती थी उसका जो भी साल बचाने के लिए, वो तो था। लेकिन आज भी खास तौर पर राहुल को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इन दोनों के लिए भी ये एक रहस्य है कि राहुल सच में कोई नाटक कर रहा था, कुछ प्रेतनी थी उसके पीछे, या फिर ये कोई कुछ और ही चीज थी। तो ये था किस्सा इन 3 दोस्तों का, एक बेवकूफ़ी का और एक अंजाम का। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और एक ऐसा ही किस्सा इससे मिलता जुलता भी है जो है पंजाब का, पंजाब के बॉर्डर एरिया के पास का एक गांव, जहां पर 3 लड़के एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने जाते हैं। लेकिन वो एक ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जहां से उनको उस समय शायद चले तो जाते, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था। खास तौर पर एक लड़के को, बाय द वे उसका नाम भी राहुल ही था। राहुल कुछ ऐसा कह देता है जिसके बाद वो रात उसके लिए एक तरह से नासूर बन जाती है। क्या होता है इस सारे किस्से में, ये सब आपको जानने को मिलेगा मेंबरशिप ओनली वीडियो में, जो कि अपलोड हो चुकी है। और आप मेरे मेंबरशिप ओनली प्लेलिस्ट में जाकर या पेज में जाकर उसको फाइंड कर सकते हैं। और इसकी एक्सेस सिर्फ मेंबर्स को होगी, और मेंबर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में फरवरी महीने को छोड़कर आपको मिलेगा एक अलग प्लेलिस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। और वहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगी एक से बढ़कर एक कहानियाँ। जैसे अभी ये पंजाब का खौफनाक रास्ता अपलोड हुई है, और इससे मिलती जुलती 15 और खूंखार, खौफनाक, भयावह कहानियाँ जो कभी भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगी। वो चाहे हिमाचल की लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, या फिर एक ऐसा जंगल जहाँ पर आज भी एक बारात भटकती है, भूतों की बारात,
या फिर एक ऐसा फार्म हाउस हो जहां पर एक चुड़ैल आज भी बलि लेने के लिए उतारू है, या फिर एक ऐसा नाला लुधियाना का जहां पर एक चुड़ैल इंतजार कर रही है अपने शिकार का। ऐसे कई किस्से हैं जो आपको वहां पर सुनने को मिलेंगे। तो जल्दी ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ओनली प्लान को, जो मात्र 29 रुपये पर मंथ है, और लुत्फ उठाइए इन सभी किस्सों का सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिवली। सो उम्मीद करता हूँ कि मेंबरशिप का तो मैंने आपको टीजर दे दिया, साथ में साथ शुक्रवार को यानी कि कल जो है 30 जन को होने वाला है हमारा दूसरा लाइव शो, जहां पर हम किस्सा डिस्कस करेंगे एक ऐसी झील का और वहां पर रहने वाली एक ऐसी चुड़ैल का और उसके हुए एक ऐसे शिकार का। क्या था ये सब कुछ, ये कल आपको सुनने को मिलेगा। तो 10 बजे का आप टाइमर लगा लीजिए और ठीक कल रात को 10 बजे हम जुड़ेंगे लाइव 2 में। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि दिन के समय में एक एपिसोड को अपलोड कर दिया जाए आपके लिए, ताकि जो कड़ी ये है ये अपलोड करने के डेली ना टूटे। सो उम्मीद है आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए ना, साथ के साथ हाइप जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।